Yes, yes. यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट नंबर 5 कविता करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम लेखक का, कवि का जीवन परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जानेंगे। हिंदी साहित्य का भारत के इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। भारत भूमि पर बहुत सारे कवि हुए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सुमित्रा नंदन पंत जी का भी हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा। उनका नाम भी अग्रगण्य है। जीवन परिचय के बारे में मैं बताऊंगी कि इनके पिताजी का नाम श्री गंगादत्त पंत था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये 7 भाई बहन थे। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनकी दादी जी ने इन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जो कि इन्हें कतई पसंद नहीं था, जिसे इन्होंने बाद में बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। जन्म के बारे में बताया जाता है कि 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। और 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए, मतलब काव्य पाठ कविता पढ़ने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। काव्य पाठ करना हर बच्चा नहीं कर सकता, तो उस समय में भी इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही काव्य पाठ किया और इन्हें इनाम भी मिला। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। साहित्य सृजन, साहित्य की रचना करनी इन्होंने शुरू कर दी और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। छायावादी कवि कौन है? जिन्होंने कि प्रकृति प्रेम, प्रेम आदि के बारे में लिखा, वे छायावादी कवियों की श्रेणी में माने जाते हैं। इसका बहुत सारा वृतांत है, मात्र इतना समझना ही आपके लिए काफी है। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। पंत जी की प्रमुख कविताएं जो है वो प्रकृति प्रेम के बारे में है, रहस्यवाद के बारे में है, जीवन के रहस्य के बारे में है। तो ये सब इनकी कविताओं में विशेष दिखाई देती है। इसके बाद वे मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में आपने सोशल स्टडी में भी पढ़ा है, कार्ल मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। अब कार्ल मार्क्स और फ्राइड कौन थे? ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार, क्रांतिकारी और समाजवादी थे। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ लिखा और इनके बारे में सुमित्रा नंदन जी ने जब पढ़ा तो वाकई में वे उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी जी के विचारों से भी वो बहुत अधिक प्रभावित थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्होंने गांधी जी का साथ दिया। सत्याग्रह आंदोलन जब चला तो ये गांधी जी के साथ साथ रहे। उनके कई कार्यों में इन्होंने अपना योगदान दिया था उस समय। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में, अब जीविका क्या है? रोजी रोटी कमाना। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति से जुड़े और
उसके बाद आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। परामर्शदाता जो अपनी राय देते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, विभिन्न रचनाओं के बारे में या लोगों के द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में ये अपने परामर्श देते रहे और वहाँ से इन्होंने अपनी जीविका अर्जन शुरू किया, अपनी रोजी रोटी कमानी शुरू की। लोकायतन, लोक प्लस यतन, सांस्कृतिक संस्था की इन्होंने स्थापना की। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था का नाम है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की। सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें इनकी रचनाओं के लिए पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया, अलंकृत किया। इन्हें पद्म भूषण सम्मान किस सन में मिला? सन 1961 में। आपने इसको याद रखना है। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी सुमित्रा नंदन पंत जी ही हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सन 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार भी इन्हें समय समय पर मिले, उनसे इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ। जैसे कि जहां पर इनका नाम दिया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 25 पर 1900 से 1970 दिया गया है। 1900 में इनका जन्म हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 77 इयर्स इनका जीवन काल रहा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इनकी जो पल्लव रचना है वो विशेषतर जो विख्यात हुई। पल्लव जो रचना है उसमें 32 कविताओं का संग्रह मिलता है, 32 कविताओं का संग्रह उसमें मिलता है और विशेषतर उसमें लोगों को जागरूक करने संबंधी विचारधारा ही दी गई है, लोगों को जागरूक करने संबंधी रचना ही की गई है। इन्होंने कुल 28 पुस्तकें लिखी और इनकी पुस्तकें बहुत विख्यात हुई। पढ़ने वाले को पढ़कर बहुत आनंद आता है और बहुत ही भाषा इनकी सरल थी, सुबोध थी और पढ़ने पर बहुत आसानी से समझ आ जाती थी। अब पाठ के बारे में, पाठ क्या दिया गया है, पाठ में क्या दिया गया है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो विशेष जो टॉपिक है उसका वो हमारी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। इस पाठ में पहाड़ों का विशेषतर वर्णन किया गया है। पहाड़ी इलाके, पहाड़ी स्थान, आप कभी पहाड़ी इलाकों पर गए होंगे, जो तो बच्चे गए हैं उनको तो पहाड़ों पर जो दृश्य दिखाई देता है उनकी आंखों के सामने साफ और स्पष्ट आ गया होगा। और जो नहीं गए वो मान लो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। जब भी कोई सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारा मन मचलता है कि हम काश हम भी ऐसे सुंदर इलाकों में जा पाते। पहाड़ी दृश्य, सीनरीज और वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस कविता में विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जैसा दृश्य उपस्थित होता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है, आसानी से समझ आने वाली है, लेकिन हर शब्द के पीछे अपना अर्थ है। आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए, सुनिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पाठ प्रवेश क्या है? भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसके मन में भाव है वह पहाड़ी इलाकों पर जाने को आतुर रहता है। उसका मन करता है कि पहाड़ों की सुंदरता देखे, वहाँ के दृश्य देखे, वहाँ पर कुछ समय बिताए और शांति का अनुभव करे। और विशेषकर हम जैसे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग तो विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों पर जाना चाहते हैं। आजकल जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति है तो बहुत से लोग जो गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों पर जाते थे वो इस बात पर थोड़ा सा दुखी होते हैं कि इस साल वो नहीं जा पाए
उनके मन में ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ, इस साल हमारा पहाड़ों पर जाना जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की सुंदरता वो निहारना चाहते हैं और पहाड़ी इलाकों पर बहुत सुंदर दृश्यों को अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं, जिन्हें सुदूर, सुदूर मीन्स दूर तक, हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता। जैसे कि हम जैसे लोग हिमालय की घाटी पर चाहे ना गए हों, लेकिन आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते होंगे। लेकिन जो हमारे आसपास लगते पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर अगर हमें जाने का मौका मिलता है तो हम ऐसे मौके को गंवाना नहीं जाते, तुरंत तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, मन में वह भावना भर जाए, अनुभूति वह फीलिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि अगर कोई ऐसी जो कवि की कविता अगर क्लास में बैठे बैठे हम पढ़े और पढ़ते पढ़ते हम पहाड़ी इलाकों की सैर पर चले जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसा आनंद हम अनुभव कर सकते हैं कविता के माध्यम से। जैसे अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो पर्वतीय अंचल पर्वत के आंचल में, पर्वतीय इलाके में विचरण करके घूम कर लौटा हो, ऐसी अनुभूति मन में होती है। जो कविताएं बहुत अच्छी हैं वो वाकई में वह अनुभूति, वह भावना हमारे मन में कुछ समय के लिए ही चाहे उत्पन्न कर देती हैं और हम उस कविता में खो जाते हैं और उसके भावों को अनुभव करते हैं। वही कविता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और सुमित्रा नंदन पंत जी ने ऐसी ही कविता लिखी है, पर्वत प्रदेश में पावस। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच मीन्स मन में आनंद और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने की, अपनी आंखों से देखने, आंखों से परखने की, देखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी की अधिकांश कविताएं, ज़्यादातर कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो, लुप्त हो गई हो, गायब हो गई हो और आसपास प्रकृति ने अपना रूप बिखेर दिया हो। आसपास जो दीवारें किसके द्वारा खड़ी की गई है, मनुष्य के द्वारा जो दीवारें बनाई गई हैं, वो कहीं कुछ समय के लिए लुप्त हो जाएं और आसपास सुंदर प्राकृतिक दृश्य हम देख पाए। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं, रम्य स्थल पर बहुत सुंदर स्थान पर पहुँचे हैं, जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखलाएं दूर तक फैली हुई चोटियाँ हैं, कड़ियों के रूप में। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी जो कि मनाली गए होंगे, उन्होंने वहाँ पर पहाड़ों की चोटियों से गिरते हुए झरने देखे होंगे और कुछ क्षण के लिए ही सही हम वहाँ पर जब जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर से बहती हुई नदियों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं और हम वहाँ के दृश्य में खो जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ समय हम शांति से बैठकर उस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लें। तो इस प्रकार का दृश्य पंत जी ने हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया है। महाप्राण निराला जी ने भी कहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला जिन्होंने भी कहा कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल है, सबसे जबरदस्त गुण है। कई हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा लेखक होता है, कोई अच्छा कवि होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा स्पीकर होता है। तो पंत जी में ये जबरदस्त कौशल था कि वह शैली की तरह अपने विषय को, शैली की तरह मतलब जो लिखते हैं वो अब जो भी विषय लिखते हैं वो उपमाओं से, उदाहरण दे देकर, उपमा करके, तुलना करके वह इतनी सुंदर तरीके से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं।
अर्थात चाहे कोई मुश्किल विषय भी क्यों ना हो, ऐसी तुलनाएं करते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं कि वह उसको इतना अधिक सवार कर उसे कोमल कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी से वह समझ आ जाए और पढ़ने में भी सरल लगे। तो अब हम कविता के बारे में देखेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, ये कविता आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग किस प्रकार हम लिखेंगे, ध्यानपूर्वक आपने नोट करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कविता पर्वत प्रदेश पावस में से लिया गया है, जिसके कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब फर्स्ट 2 लाइन्स ध्यान पूर्वक देखेंगे। पावस ऋतु थी, पावस का अर्थ है वर्षा, वर्षा ऋतु थी। पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश पर्वतीय इलाके, पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु थी, पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पर पल पल हर क्षण, पल पल हर क्षण परिवर्तित बदल रही थी प्रकृति, प्रकृति वेश अपना रूप, वेश अपना रूप। वर्षा ऋतु थी, पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु थी और हर पल हर क्षण प्रकृति अपना रूप बदल रही थी। आप में से जो विद्यार्थी पहाड़ी इलाकों में गए हैं उन्होंने वहाँ पर देखा होगा कि तुरंत ही बादल छा जाते हैं, कोहरा छा जाता है और कई बार बादल जो है या कोहरा जो है वो हमारे बहुत निकट दिखाई देता है। उसके बाद कुछ क्षण बाद बहुत तेज वर्षा होने लगती है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है, फिर तुरंत ही वर्षा बंद हो जाती है और धूप निकल आती है। जैसे कि अभी पिछले मास ही वर्षा ऋतु के दौरान आपने देखा होगा कि कई बार फगवाड़ा में वर्षा हो रही होती है और जालंधर में वर्षा नहीं हो रही होती, या फगवाड़ा के किसी इलाके में वर्षा हो रही होती है और किसी इलाके में वर्षा नहीं हो रही होती। या हम किसी अपने मित्र सगे संबंधी से फ़ोन पर बात करते हैं, वे हमें बताते हैं कि उनके यहाँ तो बहुत अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ तो धूप निकली हुई है, कड़कती धूप है और बारिश नहीं हो रही होती है। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है वो पल पल अपना वेश बदलती है, अपना रूप बदलती है। और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में प्रकृति के रूप बदलने का वर्णन पंत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कि पर्वतीय इलाकों में वर्षा ऋतु थी और पल पल प्रकृति अपना रूप बदल रही थी। आई होप दीज 2 लाइन्स आर क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में महाकार, नीचे जल में महाकार। मेखलाकार का अर्थ यहाँ पर लिखिए, करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल। मेखलाकार करगनी के आकार की पहाड़ की डाल। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि करगनी क्या है। करगनी वह आभूषण है जिसे अक्सर ही स्त्रियां अपनी कमर पर बांधती हैं। मेखलाकार जिसे चेन आपस में जुड़ी हुई होती है, ये भी लड़ी के रूप में ही होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है और उसे स्त्रियां अपनी कमर पर बांधती हैं अपनी सुंदरता के लिए। तो मेखलाकार पर्वत अपार
यहाँ पर मेखलाकार का अर्थ है करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल, और अपार का असंख्य। पहाड़ बहुत अधिक होते हैं, पहाड़ी इलाकों में असंख्य पहाड़ हमें दिखाई देते हैं। अपने सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ है हजारों। दृग मीन्स आंखें। सुमन फूल, फाड़ खोलकर। अवलोक रहा है, अवलोक का अर्थ है देख रहा है, बार 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 बार। नीचे जल में, निज मीन्स अपना, निज का अर्थ है अपना। महा आकार अपना विशाल आकार, महाकार अपना विशाल आकार। तो इसमें कवि कहते हैं कि मंडलाकार या मेखलाकार पर्वत जो हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, और वे उन पर्वतों पर हजारों फूल खिले हुए हैं, मानो वो उनकी आंखें हों। और उन फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर वे अपने महान आकार को नीचे जल में देख रहे हैं। नीचे जल में कहाँ देख रहे हैं कि पर्वतों की घाटियों पर जब वर्षा पड़ती है तो नीचे तालाब के रूप में जल एकत्रित हो जाता है, उसमें वो अपना आकार देख रहे हैं। जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला विशाल। जिसके, जिसके चरणों में, चरणों मीन्स पैरों में, पला ताल बना हुआ तालाब, पला ताल बना हुआ तालाब, दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण की भांति, दर्पण क्या है? शीशा, जिसमें कि हम अपना चेहरा देखते हैं, और जब दर्पण साफ होता है तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसी प्रकार पर्वतों की चोटियों पर जब वर्षा पड़ती है, लगातार वर्षा पड़ती है, तो पानी चोटियों से बह बहकर नीचे तालाब का रूप धारण कर लेता है, और उस ताल का पानी, उस तालाब का पानी बहुत साफ और स्वच्छ है और पारदर्शी भी है। पारदर्शी है जिसमें कि देखा जा सकता है। तो इस तरह से पहाड़ों की चोटियां जो हैं अपने हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़कर नीचे जल में, नीचे पानी में अपने बिंब को, अपने प्रतिबिंब को, अपने महान आकार को देख रहे हैं। और वह तालाब जो है उसका वह दर्पण की भांति दिखाई देता है, विशाल है और चारों तरफ फैला हुआ है। आपको भी जल में भी हम जब अगर देखते हैं, झांक कर देखते हैं, तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो इस तरह से पहाड़ अपनी सुंदरता को अपने चरणों में पले हुए ताल में, जो कि दर्पण की भांति है, विशाल है, उसमें अपना रूप देख रहे। तो यहाँ पर कई जगह पर अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि ऊपर 4th लाइन में देखो, दृग सुमन। दृग सुमन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृग सुमन में फूलों को आंखों का रूप दे दिया गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अलंकार का प्रयोग हुआ है। पल पल, बार बार, जो 2 बार रिपीटेड शब्द आते हैं, पल पल और बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। दर्पण सा, यहाँ पर उपमा है, दर्पण सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन पूरी लाइनों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का मानवीकरण किया है। प्रकृति की सुंदरता का मानवीकरण किया है कि पर्वत प्रदेश में जो पहाड़ हैं वो अपनी आंखों से अपनी सुंदरता को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति दर्पण में अपनी सुंदरता को देखता है और निहारता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्रकृति में पल पल बदलाव होता है, और
मंडलाकार तालाब जो है, मेखलाकार तालाब जो है, वो जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होते हैं और ऐसे लगता है कि मानो अपनी हजार पुष्प रूपी आंखों को नीचे फैले हुए जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और पर्वत के पांवों के पास जो विशाल तालाब है, उसका जो वो दर्पण की भांति है, उसका जल साफ है, स्वच्छ है और पारदर्शी है और उसमें अपना वो प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं और अपनी सुंदरता को निहारते हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।